हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये पार्ट 7 है स्टूडेंट, और इसमें हम देखेंगे पैराग्राफ, बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट, पैराग्राफ स्पेसिंग, सेटिंग एंड बॉर्डर स्टाइल्स, इन सारे ऑप्शंस के बारे में। अगर आप नए हो स्टूडेंट हमारे चैनल में तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। पुराने वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कंटिन्यूसली नए वीडियो जो भी अपलोड होते हैं वो आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके लिए स्टूडेंट एक नई फ़ाइल ले लेते हैं। एक फ़ाइल बनाई हुई है मैंने ये, तो इसी में हम काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है बुलेट्स का। देखिए बुलेट्स का काफ़ी यूज़ होता है जब भी हम कोई वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का, कोई भी ऑफिस या डिपार्टमेंट में कहीं पर हमें वर्क करना होता है तो वहाँ पर बुलेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैटर मैंने लिखा हुआ है, इस मैटर को मैंने सिलेक्शन कर दिया और सारा मैटर सिलेक्शन करने के बाद मैं इसके आगे बुलेट्स दे देता हूँ। तो ये तो सिंपल बुलेट्स की बात होगी, ये कोई भी लगा सकता है। अगर आप किसी को भी बोलें तो वो कहेगा कि सर मैं बुलेट्स लगा सकता हूँ, तो वो सीधे सीधे पैराग्राफ के बुलेट वाले ऑप्शन में जाएगा। जो भी मैटर उसने सेलेक्ट किया होगा वो सारा का सारा बुलेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसको थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना शुरू करेंगे तो वैसे वैसे उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑप्शंस वगैरह थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, उनको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल ऑप्शन तो कोई भी याद कर लेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें डीपली समझना होगा। अब बात आती है बुलेट्स की। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से होता है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसके आगे जो बुलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई, आपको ये बोला जाता है कि भाई इसके आगे जो बुलेट्स आपने इस तरह से दिए हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए उस बुलेट्स के अंदर। तो इस जगह पर आप जाइए, इस जगह पर आपको इस तरह के बुलेट के अलावा भी बहुत सारे बुलेट्स और भी दिखाई देंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने बुलेट्स को चेंज कर सकते हो। तो आप तुरंत चले जाएंगे, आप कहेंगे कि अगर इस तरह का बुलेट्स चाहिए या इस तरह से चाहिए, तो आपके सामने सारे के सारे बुलेट्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन बुलेट्स को आपने सिलेक्शन करना है और आपका बुलेट्स हो गया चेंज। तो ये तो थोड़ा सा आगे का ऑप्शन हो गया कि भाई अगर हमें बुलेट थोड़ा सा चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अगर आप नॉर्मल बुलेट्स लगाएंगे तो नॉर्मली इस तरह का बुलेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के जो बुलेट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी बुलेट्स होते हैं, उसके लिए हमें एक नया बुलेट डिफ़ाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर इसके आगे हमें फिंगर की तरह, जैसे फिंगर होता है उसकी तरह कोई एक बुलेट चाहिए, या म्यूजिक का एक लोगो होता है उसकी तरह चाहिए, या बुक्स की तरह चाहिए, एक बुक का लोगो आना चाहिए, या कोई गेम्स में से रिलेटेड कोई लोगो आना चाहिए, या कोई पिक्चर होनी चाहिए उस बुलेट्स में आनी चाहिए। तो अगर इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए फिर हमें बुलेट्स को क्या करना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कौन से वाले ऑप्शन में जाना है, डिफ़ाइन न्यू बुलेट में जाना है। जैसे हम डिफ़ाइन न्यू बुलेट में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सिंबल, दूसरा ऑप्शन आ रहा है पिक्चर और तीसरा ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट। फॉन्ट वाला ऑप्शन बेसिकली फॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस करने के लिए होता है कि उसके अंदर क्या कलर किया जाए, किस तरह से उसमें फॉन्ट रखा जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंबल से। तो यानी कि हम किसी सिंबल को, यानी कि जो इसके अंदर सिंबल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वर्ड के अंदर, उन वर्ड में जो भी सिंबल्स हैं उनको हम बुलेट्स बना सकते हैं। तो हम सिंबल में चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर सिंबल्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके सिंबल्स हैं। तो इनमें से किसी भी तरह के सिंबल को, जैसे आप फिंगर वाले सिंबल को बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई और दूसरे तरह का कोई फिंगर, या हो सकता है बुक्स, या फिर टेलीफोन नंबर, टेलीफोन का जो सिंबल है वो, या इस तरह से मेल वगैरह का, ठीक है नहीं, या इस तरह से स्माइलिंग फेस, या दूसरे तरह के और भी फेसेस हैं, या इस तरह से ओम, इस तरह का। अगर आपको इस तरह का कोई बुलेट बनाना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सिंबल के अंदर आइए और यहाँ से आप बुलेट को ओके कीजिए। तो ये बुलेट पहले इधर आ जाएगा, उसके बाद फिर ओके कीजिए और वो बुलेट इधर आ जाएगा। देखो इस तरह से बुलेट आपका दिखाई दे रहा है। दोबारा से आप इसको चेंजेस कीजिए, दोबारा से आप जाइए, दोबारा से डिफ़ाइन में जाइए, दोबारा से सिंबल में जाइए। कई बार स्टूडेंट ये होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर में जब आप काम कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के कंप्यूटर में इस तरह का बुलेट्स नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको बुलेट्स, डिफरेंट टाइप के जो बुलेट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो ये फ़ॉन्ट होता है इसको चेंज करना होगा। जैसे आप फ़ॉन्ट में जाएंगे तो यहाँ तो इस तरह से फ़ॉन्ट है,
तो इनमें से आपको कौन से फ़ॉन्ट में जाना है, तो आपने यहाँ से W नाम पे जाना है और W नाम पे विंगडिंग्स में जाना है। तो विंगडिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे और उसके बाद जैसे आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं सारे सिंबल्स को आप बुलेट बना सकते हो। तो इसमें से सपोज करो कि मैंने अभी ओम वाला लिया था, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे टेलीफोन नंबर वाला या इस तरह से फिंगर वाला या फिर कंप्यूटर वाला कोई बुलेट चाहिए, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ, सबके आगे इस तरह से बुलेट आ गए। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट बुलेट्स की, कि यानी कि अगर आपको कोई बुलेट इसके अंदर अप्लाई करना है तो वो आप नॉर्मली बुलेट भी अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के बुलेट डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने ये हमें बोला कि भाई आप बुलेट्स बना दिए हो, अब इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप का कोई कलर भी इसमें डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, कि फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं करने, आपको केवल इसमें जो कलर है, इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज करना है। तो हमने जो फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया वही बुलेट का कलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर ग्रीन रख लिया और उसके बाद और जो कलर है उनको चेंज और सेटिंग को बदलना नहीं है। अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर दोगे, विंगडिंग्स को चेंज कर दोगे, तो वो बुलेट चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो इसलिए आपको ये चेंज नहीं करना है। बाकी आप साइज़ में चेंजेस करना चाहते हो तो साइज़ चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर साइज़ का चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, कलर की बात हो रही थी, कलर चेंज करने के लिए बोला तो हमने कलर चेंज कर दिया, ओके कर दिया। तो आप बुलेट का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यानी कि आप बुलेट डिफाइन कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो और किसी पिक्चर को बुलेट बना सकते हो। सिंबल को तो बुलेट बना ही रहे हो, सिंबल के अलावा इतने सारे सिंबल हैं, इनमें से कोई भी बुलेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पिक्चर को बुलेट बनाना है तो पिक्चर में चले जाइए। यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर को अगर आपने ब्राउज करना है तो आप ब्राउज कर लीजिए, अदरवाइज आप कंप्यूटर के अंदर से उसको सर्च कर लीजिए। पिक्चर में चले जाइए, वर्क ऑफलाइन कीजिए फ्रॉम कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर से आपने किसी भी पिक्चर को, जो आपके पास पिक्चर है कंप्यूटर के अंदर, आप उस पिक्चर का बुलेट बना सकते हो। सपोज करो कि इस पिक्चर का आपने बुलेट बनाना है, तो इस पिक्चर को आपने सिलेक्शन करना है और इस पिक्चर को ओके करना है और वो पिक्चर आपकी बुलेट्स बन जाएगी। तो इस तरह से आप किसी पिक्चर को बुलेट्स बना सकते हो, किसी सिंबल को बुलेट्स बना सकते हो, या जो इसके अंदर पहले से प्री डिफाइन है उनको आप बुलेट्स बना सकते हो। तो ये आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये बुलेट्स का ऑप्शन है। अब नंबरिंग में चले जाते हैं। नंबरिंग में स्टूडेंट अगर आप नॉर्मली क्लिक करोगे तो ये टोटल नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बुलेट्स है, या तो आप बुलेट्स दे सकते हो या फिर आप एक बार में नंबरिंग दे सकते हो। ठीक है नहीं। अब नंबरिंग में क्या होता है कि नॉर्मल नंबरिंग तो ठीक है, वो आप इजीली दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप नंबरिंग को थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहते हो या चेंज करके उसमें इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर ऑप्शन देख लीजिए। इस तरह का अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो, या नंबरिंग को अगर आपने रोमन में देना है या फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली कुछ स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में देना है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हो खुद से, तो उसके लिए जैसे आप एक बुलेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसी तरह से आप एक नंबरिंग को भी क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन अ न्यू नंबर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नंबर के जो स्टाइल हैं वो आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखो 1 2 3 इस तरह से भी मिल रहा है, देखो आपको ये हिंदी में भी मिल रहा है, और 1 2 3 इस तरह से भी मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से मिल रहा है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो ये देखो इस तरह से भी आपका नंबरिंग आ जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर हम नंबरिंग को अगर हम यूज करते हैं तो वो नॉर्मल नंबरिंग होती है, तो इस तरह के नंबरिंग को ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो पहला पार्ट तो ये है कि नंबरिंग हम किस टाइप से ले सकते हैं, उसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है नंबरिंग के बेसिस में, नंबरिंग के स्टाइल में आप थोड़ा सा चेंजेस कर दो, वो होता है नंबरिंग को स्टार्ट करने का। क्या होता है कि जब भी आपने कोई नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो वो 1 से स्टार्ट होती है। कभी भी आप नंबरिंग को स्टार्ट कीजिए वो 1 से ही स्टार्ट होगी। अब आपको क्या करना है कि उसको 11 से स्टार्ट करना है। तो कभी भी आप किसी नंबरिंग को स्टार्ट कीजिए, वो कभी भी 11 से स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी वो 11 से स्टार्ट होगा या किसी डिफरेंट टाइप के नंबर से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सेट नंबर वैल्यू यहाँ पर चेंज करना है उसकी। सेट नंबर वैल्यू में जैसे हम जाएंगे तो कंटिन्यूसली स्टार्ट न करके हमने इसको 11 लिख देना है, यानी कि
सेट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 11 से स्टार्ट होगी, तो 11 नंबर से स्टार्ट होकर आगे को बढ़ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये भी चेंजेस कर सकते हैं कि हमारी जो नंबर है वो हमारा नॉर्मली 1 से स्टार्ट ना होके 11 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं उसको, सॉरी सेट नंबर वैल्यू यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नंबर वैल्यू सेट कीजिए और ये आपका नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो आप बुलेट्स भी दे सकते हो नॉर्मली और नंबरिंग भी दे सकते हो। उसके अलावा स्टूडेंट एक और ऑप्शन इसके अंदर आता है, वो होता है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि इसको हम हटा देते हैं, पहले इसको मल्टी लेवल लिस्ट करने के लिए पहले इसको हटा लेते हैं, ये हटा दिया। अब हमने सबसे पहले अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ है। अबाउट कंप्यूटर को मैं, ये अलाइनमेंट होता है स्टूडेंट। अलाइनमेंट से क्या होता है कि आप नॉर्मली अपना जो टेक्स्ट होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट अगर किसी वर्ड को या किसी लाइन को सेंटर करना होगा तो ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स स्पेस बटन दबाते हैं और उसको सेंटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अलाइनमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है जो कि पैराग्राफ के अंदर ही होता है। तो इसमें अलाइनमेंट से क्या होता है कि अगर आपको किसी वर्ड को या लाइन को सेंटर में रखना होता है तो उसके लिए आप स्पेस का यूज़ न करके सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जिस अलाइनमेंट में आप हैं वो अलाइन लेफ्ट अलाइन है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एल है। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई बटन दबा के वो पूरा का पूरा आपका लेटर या वर्ड जो लाइन या पैराग्राफ है वो बिल्कुल सेंटर में चले जाएगी। तो आपको स्पेस यूज़ नहीं करना है। अगर आपको अलाइनमेंट और भी देखने हैं तो उनमें से एक अलाइनमेंट देखिए राइट अलाइनमेंट होता है, एक आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है और एक आपका लेफ़्ट होता है। तो इस तरह से आप लेफ़्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं ये वाला अलाइनमेंट दोबारा से बताता हूँ आपको। जस्टिफाई भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हमने इसको सेंटर कर लिया अलाइनमेंट को। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हार्डवेयर है इस पर नंबर 1 रहे, तो मैंने इस पर नंबर 1 ले लिया। अब इसमें लेवल्स होते हैं। अब मैंने कहा लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई हम। तो लेवल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेवल क्या होता है, अपने हिसाब से इन्होंने अलग अलग तरह के लेवल सेट किए हुए हैं। अभी फिल्म में कोई भी लेवल नहीं है, तो मैं लेवल को, जो मल्टी लेवल लिस्ट होती है उसको मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिफ़ाइन मल्टी लेवल। जो फर्स्ट वाला लेवल रहेगा उसमें आपकी नंबरिंग इस तरह से आ जाएगी खुद ही, यानी कि अगर आप इसको एक लेवल देंगे तो वो इस नंबर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड लेवल में इसको यूज करेंगे तो वो उसका पॉइंट बन जाएगा ए पॉइंट, तो यानी कि उसके लिए ए हो जाएगा। थर्ड में जाएंगे तो वो उस ए पॉइंट का भी एक सब पॉइंट बन जाएगा, तो वो रहेगा इस तरह से रोमन उसमें। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो कि आपका जो फर्स्ट लेवल है वो नॉर्मल 1 2 3 ना होके कुछ ABCD में रहे या कुछ दूसरे टाइप से अलग स्टाइल में रहे, तो वो आप यूज कर सकते हो इसको। या उसमें कलर वगैरह में कोई चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हो। सेकंड लेवल जो आप बनाओगे उसमें ABCD ना रख के आप कुछ और डिफरेंट टाइप का रख सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। थर्ड लेवल में भी आप रोमन में न रख के कुछ और कर सकते हो। तो ये लेवल पहले से बने हुए हैं, अगर आप इसके अंदर से कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजिली चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल जो रखा हुआ है वो ठीक ही रखा हुआ है, तो अभी हम फ़िलहाल इसमें चेंज नहीं करने वाले हैं। अगर करना होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यूज़ करने से क्या होता है, देखो फर्स्ट लेवल में आपका तो 1 यानी कि जो नॉर्मल 1 है वो आना था। उसके बाद अगर आप इसमें भी बुलेट्स दोगे तो ये भी आपका नॉर्मल 2 में आएगा, और इसमें भी बुलेट्स दोगे, नंबरिंग दोगे तो ये 3 में आएगा, इसको नंबरिंग दोगे 4 दे। लेकिन आप देखिए हार्डवेयर का एक पार्ट CPU, हार्ड डिस्क, माउस, ये हार्डवेयर के एक अलग पार्ट होते हैं, ये हार्डवेयर की हेडिंग्स नहीं है। तो इनकी एक सब हेडिंग मान सकते हो या इसका एक सब ऑप्शन मान के चल सकते हो। तो इसके लिए CPU को आप एक लेवल दे दीजिए, तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो ये आप क्या करोगे, इंक्रीज इंडेंट, तो एक लेवल आगे आ जाएगा, तो वो पहले वाले हार्डवेयर का एक सब पार्ट बन जाएगा। CPU हार्डवेयर हो गया, CPU ओके। उसके बाद इसमें चले जाइए हार्ड डिस्क में, इसको भी आप लेवल कर दीजिए। तो CPU हार्ड डिस्क एक लेवल में रहेंगे, माउस भी इसी लेवल में रहेगा, ठीक है नहीं। और प्रिंटर भी आप एक लेवल ले लीजिए, इसमें आप नंबरिंग डालिए पहले, ठीक है नहीं, इसे भी नंबरिंग डालिए। देखिए 2 आ रहा है तो इसको आगे कर दीजिए आप। अगर आप एक स्टेप और आगे करेंगे तो वो उसका सब ऑप्शन बन जाएगा। इसलिए प्रिंटर और स्कैनर दोनों एक जैसे हैं, तो इसको आप डिक्रीज कर लीजिए। ये देखो, ये दोनों बटन आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए मिलेंगे। इसको आप कर लीजिए नंबरिंग में,
मॉनिटर को भी आप इंक्रीज कर लीजिए, इसका ऑप्शन बन जाएगा। पेन ड्राइव को आप नंबर दे दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, इसका बन जाएगा। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों क्या है, एक ऑप्शन है। ये दोनों हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं। तो हार्डवेयर एक हेडिंग हो गया तो वो नंबर 1 में रहेगा, उसके ऑप्शंस उसके अंदर रहेंगे। फिर सॉफ्टवेयर एक हेडिंग रहेगा, उसके अंदर के ऑप्शन ये रहेंगे। तो एक 1 बाय 1 करने के बजाय हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको नंबर दे देते हैं। तो नंबरिंग तो 1 2 3 4 में आने शुरू हो गई है, जबकि ये इसके सब ऑप्शंस हैं। तो इसको हम क्या कर लें, इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये इसके सब हेडिंग्स बन गए। तो इस तरह से सपोज करो CPU के अंदर से भी अगर आपको कोई और भी सब ऑप्शन निकालने हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो उनको आप क्या कर लीजिए, जैसे कि मान लिया CPU के अंदर आपकी हार्ड डिस्क लगती है, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको इस तरह से कर देते हो, CPU के अंदर का पार्ट हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है नहीं। उसके अंदर आप रैम लिख दीजिए, ठीक है नहीं। उसके अंदर आप मदरबोर्ड लिख दीजिए। तो इस तरह से हार्डवेयर हो जाएगा। हार्डवेयर को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हम एक काम कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस को एक हम ये नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सब को हार्डवेयर मान के चलेंगे और इनपुट डिवाइस का जो पार्ट रहेगा, इनपुट यानी कि जिनसे हम इन करवाते हैं, ठीक है नहीं। इनपुट में सबसे पहले रहेगा हमारा यहाँ पर कीबोर्ड, ठीक है नहीं। और यहाँ पर रहेगा इनपुट में माउस, स्कैनर, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हमने कहा जी आउटपुट डिवाइस बी पॉइंट रहेगा। आउटपुट डिवाइस का जो पार्ट है उसको हम एक पॉइंट आगे कर देंगे। तो आउटपुट डिवाइस में हम लिख देंगे मॉनिटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे सब हेडिंग्स बनाने के लिए और उनके जो लेवल्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर की सेटिंग्स यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल में क्या रहेगा, सेकंड लेवल में क्या रहेगा, थर्ड लेवल में क्या रहेगा, वो हम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम उसकी मल्टी लेवल लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट ये देखिए एक नया ऑप्शन है, इसका नाम है सॉर्ट। ये असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए होता है। हम एक नया लिस्ट ले लेते हैं, सपोज करो इसी का मैंने एक नया लिस्ट बनाया हुआ है, इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यानी कि जो लाइन है और जो पैराग्राफ है उसकी जो बीच की जो स्पेसिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कि भाई हम लाइन की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 लाइन की रहेगी या 1.5 रहेगी, 1.15 रहेगी, 1.5 रहेगी, 2 रहेगी। तो जितना ज़्यादा हम देते चले जाएंगे उसकी लाइन की जो बीच की जो डिस्टेंस है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेसिकली 1 रहनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि भाई इसमें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में स्पेस रहेगा तो उसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिमूव ऑप्शन आ रहा है, तो रिमूव का मतलब है कि इसके अंदर पहले से ऐड हुआ है तो रिमूव आ रहा है, तो हमने रिमूव कर लिया। तो रिमूव करने से क्या है कि उसके बाद जो स्पेसिंग थी वो उसने रिमूव कर दी। तो हमने कहा नहीं, जो हमारा पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ कब बनता है, जब भी आप एंटर बटन दबाते हैं तो पैराग्राफ बनता है। तो हमने जैसे अबाउट कंप्यूटर लिखा होगा और वहाँ पर एंटर बटन दबाया तो नए पैराग्राफ में आ गया। तो यानी कि ये नए पैराग्राफ बनते चले गए। हालांकि हमारी ये नई लाइनें भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें क्या है कि हमने इसको बोला कि ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि जैसे ही पैराग्राफ होगा तो उसमें एक स्पेस ऐड हो जाए। तो हमने क्लिक किया तो एक, जैसे हमने एंटर बटन दबाया तो स्पेस हो गया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर आपने कुछ लिखा, तो यहाँ पर कुछ लिखने के बाद आपने एंटर बटन नहीं दबाया। देखो एंटर बटन नहीं दबाया तो इसका मतलब वो स्पेसिंग नहीं ले रहा है। जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे तो नए पैराग्राफ में आ जाएंगे। तो नए पैराग्राफ में आने की सेटिंग क्या है कि आप स्पेस काउंट करेंगे। तो जैसे हम नए पैराग्राफ में जाएंगे तो स्पेस आ जाएगा। तो वो उसके ऊपर की सेटिंग्स है।
अगर हम थोड़ा सा लिख के ही एंटर बटन दबा देंगे तो वो भी एक पैराग्राफ मान के चलेगा, तो उसमें स्पेस को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर वही सेटिंग्स है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ या ऐड स्पेस आफ्टर, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ। अगर दोनों में स्पेस होगा तो ज़्यादा स्पेस होगा। देखिए मैं अगर इसको सिलेक्शन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ से पहले भी और बाद में भी दोनों में स्पेस ऐड हो जाए, तो दोनों में स्पेस ऐड होगा तो एक एक स्पेस ऐड, एक एक लाइन का स्पेस ऐड हो गया, तो ज़्यादा स्पेसिंग आ गई। मैंने कहा भाई पहले जो पैराग्राफ के पहले जो होगा पैराग्राफ, उसके बीच की दूरी तो कम कर दीजिए, बट उसके बाद वाले पैराग्राफ की दूरी बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आफ्टर पैराग्राफ में तो स्पेस है, बट बिफोर पैराग्राफ में स्पेसिंग नहीं है, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। मैंने कहा आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर ग्राफ दोनों में हमें रिमूव करना है, तो दोनों में रिमूव कर दीजिए। पहले वाले में भी रिमूव कर दिया। कैसे पता चला? अगर ऐड आएगा तो यानी कि रिमूव हो रखा है पहले से, अगर रिमूव आ रखा है यानी कि ऐड हो रखा है, तभी तो रिमूव आएगा। तो यानी कि अभी ऐड ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऐड करने के लिए कह रहा है, यानी कि रिमूव हुआ है तभी तो ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यानी कि हमने दोनों में से रिमूव कर लेना चाहिए, तब वो ऐड लिखा हुआ आएगा। तो ये देखो दोनों में से पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि हम जब भी कोई मैटर लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा मैटर एक पेज में आ जाए, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसके पैराग्राफ की स्पेसिंग को कम कर दें। तो उसके लिए हम यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसको यूज कर लेते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में जैसे क्लिक किया तो आपका स्पेसिंग रिमूव हो गया। तो ये क्लियर हो गया। उसके अलावा हमने ये भी कह दिया कि भैया हमें 1.0 की स्पेसिंग चाहिए, यानी कि 1 लाइन की स्पेसिंग नॉर्मल हमारी रहेगी। तो ये भी हमने कह दिया। तो इसकी वजह से इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम होगी। जो मैटर हम लिखेंगे वो इजीली आराम से हम लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हमारे पेज में आएगा। तो ये उसके लिए यूज़ होता है, स्पेसिंग के लिए, लाइन की स्पेसिंग एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग के लिए। अब बात चल रही थी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो हम चाहते हैं कि जो भी मैंने मैटर लिखा हुआ है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं। तो उसके लिए मैं इस जगह पे जाके क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये तो पैराग्राफ ही है, इस पैराग्राफ को आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने कहा जी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए या असेंडिंग। तो असेंडिंग में करेंगे तो ए नाम वाले जो भी वर्ड होंगे वो पहले आ जाएंगे, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, इस तरह से। तो क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखो ए नाम वाले पहले आ गए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो बाकी के नाम है A to Z, यानी कि ए नाम वाले पहले, फिर बी नाम वाले हैं तो बी आ जाएगा, बी नहीं है तो सी आएगा, फिर डी आएगा, टी नहीं है तो ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा। तो इस तरह से एक सीरीज बन गई असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, आरोही क्रम। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में इसने कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता हूँ तो ये उल्टा क्रम कर देगा, यानी कि Z नाम वाले पहले, अगर Z नाम वाले कोई होंगे तो वो आएगा, अगर नहीं है तो फिर उसके अलावा जो भी रहेगा वो आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। बेसिकली अभी इतना इसे समझ लो। अगर हम बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो बहुत लंबा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको मेन चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है शो हाइड पैराग्राफ मार्क, यानी कि पैराग्राफ कहाँ पर फिनिश हुआ है उसको हमें बताना है इसने। जैसे जहाँ पर हमने एंटर बटन दबाया वहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो जाता है, तो इसलिए वो पैराग्राफ मार्क दिखा रहा है। देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ दिखा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, देखो एंटर बटन नहीं दबा रहा हूँ मैं। जैसे मैं एंटर बटन नहीं दबाऊँगा तो वो पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में रहेगा, सेकेंड लाइन चली जाएगी, बट पैराग्राफ तो एक ही रहेगा। तो पैराग्राफ जो मार्क है वो वहीं पर ही रहेगा। जैसे ही हमने एंटर बटन दबाया नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाएगा। फिर से आप लिख सकते हो कोई भी मैटर, फिर से आपने मैटर लिखना शुरू कर दिया, फिर से आपने एंटर बटन दबाया नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया, फिर से आपने मैटर लिखना शुरू कर दिया। अगर आप थोड़ा सा लिख के एंटर बटन दबाओगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा लिखिए, एंटर बटन दबाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क, यानी कि ये आपको बताता है कि कहाँ पर आपका पैराग्राफ फिनिश हो रहा है। तो ये पैराग्राफ मार्क होता है। इसको आप क्लिक कर दीजिए, हाइड हो जाएगा, क्लिक कर दीजिए, शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाइड एंड शो करने के लिए इसको कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस मैटर को डिलीट कर दिया, तो पैराग्राफ मार्क भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद अलाइनमेंट, इससे पहले हमने देख लिया था, एक पैराग्राफ अलग से देख लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने एक कुछ मैटर लिख दिया, ये मैटर लिखा हुआ है, तो इस मैटर में थोड़ा सा हमने चेंजेस करने हैं। जैसे कि मान लिया
सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, यानी कि लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट बोलते हैं उसको, तो डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि सेंटर में जो मैटर हमने लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट में चले जाएगा। राइट, अगर मुझे राइट साइड से कोई चीज़ लिखनी है तो इसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। तो लेफ़्ट राइट सेंटर 3 तरह के अलाइनमेंट के साथ साथ एक और अलाइनमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई, यानी कि मुझे यहाँ से भी बराबर करना है पैराग्राफ को और यहाँ से भी। अगर नॉर्मल इस तरह का मैटर होगा तो फिर आपको जस्टिफाई का उतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी लाइन नहीं है, पूरा पैराग्राफ नहीं है। यहाँ पर आपको समझ में इसलिए आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है और पूरे के पूरी पेज में आया हुआ है। तो इसको हम जस्टिफाई करके देखते हैं, देखो क्या होता है। जैसे हमने जस्टिफाई किया, यहाँ से भी देखो बराबर हो गया लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने इसको जस्टिफाई कर लिया। तो बहुत सारे पैराग्राफ जो हैं वो जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही लिखे हुए रहते हैं, ताकि वो दोनों साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी बराबर बराबर हो जाए। अगर आपका पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से बराबर है लेकिन राइट से बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, दिखने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम जस्टिफाई करते हैं कई बार। नॉर्मली हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट, किसी जगह पर राइट सेंटर अलाइनमेंट भी यूज है। सपोज करो कि इसकी कोई हेडिंग है, हमने कह दिया भाई ये अबाउट कंप्यूटर्स के बारे में हमने लिखा हुआ है, इसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं, तो इसको स्पेस से ना करके हम सेंटर अलाइनमेंट यूज करेंगे, तो ये सेंटर में चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने ये सारी फॉर्मेटिंग बताई थी। मैंने बताया था कि इसे बड़ा कर सकते हैं, इसे बोल्ड करेंगे, इसके अंडरलाइन करेंगे, इसे फॉन्ट चेंज करेंगे, इससे कलर चेंज करेंगे। ये सारी सेटिंग वगैरह आप कर लेना, तो इस तरह से आपका मैटर बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर लेना। उसके अलावा देखो लाइन स्पेसिंग भी मैंने आपको बता दी, लाइन एंड पैराग्राफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेडिंग कलर, ये शेड करने के लिए होता है। जैसे कि मान लिया आपने यहाँ पर अबाउट कंप्यूटर लिखा है, इसके पीछे एक कलर डालना, हमने एक शेड डालना है इसकी। तो आप यहाँ पर जाइए, आप इसमें देखिए इस तरह से आप उसमें एक शेड दे सकते हो। देखो इस तरह के कलर का आपने एक शेड दे दिया, तो ये कलर आपके इसके पीछे बैकग्राउंड में आ गया। तो ये शेडिंग कलर ज़्यादातर यूज होता है कि भाई हम कोई इंसर्ट करते हैं, कोई शेप्स वगैरह, उस पर भी शेडिंग कलर अप्लाई होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपने पैराग्राफ लिखा होगा, जैसे कि आपने ये पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ या कोई वर्ड लिखा है, इस वर्ड के पीछे कोई शेड कलर चाहिए, तो उसके लिए हम शेडिंग कलर अप्लाई करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन आता है उसका नाम होता है बॉर्डर्स। सपोज करो कि हमने इसके पीछे शेडिंग कलर दिया। शेडिंग कलर देने के दो स्टाइल होती हैं। सपोज करो कि इसमें मैंने इसको नो कर दीजिए, इसमें नो कलर कर दीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्शन करने के बाद मैंने इस पर कह दिया नो शेडिंग। ठीक है, नहीं कोई भी इसमें शेड नहीं है। अगर मैं इसको सिलेक्शन करने के बाद शेडिंग करूंगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सिंपली इसमें कर्सर रखता हूँ और फिर शेड कलर करूँगा, तो ये पूरे के पूरे लाइन पे आ जाएगा। इस वाले पैराग्राफ में रख के शेडिंग कलर करूँगा, इस पूरे पैराग्राफ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी पैराग्राफ में अपना कर्सर रखते हो और उस पर अगर आप शेडिंग कलर अप्लाई करते हो, तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में शेडिंग कलर ले लेगा। अगर आप स्पेशली किसी वर्ड को सिलेक्शन कर लेते हो, तब आप शेडिंग कलर अप्लाई करोगे, तो तब वो स्पेशली उस सिलेक्टेड वर्ड में ही शेडिंग कलर लेगा। तो ये भी एक डिफरेंस होता है इसमें, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसको भी आप अपने आने वाले समय पे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है बॉर्डर। क्या होता है कि लाइन एंड बॉर्डर का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ बॉटम बॉर्डर देना है, यानी कि इसके जहाँ पर आपने कुछ लिखा हुआ उसके नीचे एक बॉर्डर चाहिए, तो एक बॉर्डर, एक लाइन आगे देखो नीचे से। अगर आपने कहा जी इसके नीचे नहीं चाहिए, तो नीचे वाली बॉटम बॉर्डर को दोबारा से क्लिक कीजिए, वो हाइड हो जाएगा। आपने क्या उसके टॉप में बॉर्डर चाहिए, तो उसके टॉप में बॉर्डर ले लीजिए, टॉप में आ गया। आपने कहा जी टॉप में भी नहीं चाहिए, तो आप टॉप में हटा दीजिए। आपने कहा लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट में आ जाएगा। राइट में चाहिए, राइट में। नो बॉर्डर नहीं आएगा, बॉर्डर ऑल बॉर्डर, उसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर चारों तरफ आएगा, ऑल बॉर्डर। जैसे कि मान लिया इसमें करते हैं, ये वाला पैराग्राफ है, इसमें हम क्या कहते हैं कि ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में क्या होगा,
जितने भी पैराग्राफ होंगे उसमें बॉर्डर आना शुरू हो जाएगा बीच बीच में। जैसे कि ये 3 पैराग्राफ हैं, इनको सिलेक्शन कीजिए और इसमें जाइए और इसको कहिए कि ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में क्या हो रहा है, देखो हर एक पैराग्राफ के बीच में एक लाइनिंग आ रही है। आउटसाइड बॉर्डर में क्या हो रहा है, सिर्फ उसके चारों तरफ लाइनिंग आ रही है। तो ये आउटसाइड बॉर्डर अलग होता है और ऑल बॉर्डर अलग होता है। इनसाइड का मतलब उनके अंदर ही अंदर बॉर्डर आएगा, ठीक है नहीं, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर जो भी रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको बॉटम में बॉर्डर लाइन देनी है या टॉप में देनी है या लेफ्ट में देनी है, लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है नहीं, राइट में देनी है, राइट में आ जाएगा, ऑल बॉर्डर करना है सभी में आ जाएगा, आउटसाइड करना है आउटसाइड आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके आउटसाइड में बॉर्डर देना है तो मैंने इसके आउटसाइड में बॉर्डर दे दिया। इसके पीछे में एक शेड देनी है, एक शेडिंग कलर देनी है, तो इस तरह से शेडिंग कलर देनी, देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरह से हमने कुछ शेडिंग वगैरह देना है, कुछ आउटसाइड बॉर्डर वगैरह देना है, लाइन की स्पेसिंग वगैरह कम करनी है, अलाइनमेंट ठीक करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, उसको मल्टी लेवल में कुछ लिस्टिंग में डालना है, उस पर बुलेट्स एंड नंबरिंग डालना है। आपको बुलेट्स भी 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, नंबरिंग को भी आप ढंग से समझने लग गए। तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट, तो पैराग्राफ से रिलेटेड था जिसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस थे। इसके अलावा स्टाइल क्या होता है, तो पहले से प्री डिफाइन इसके अंदर कुछ स्टाइल है। जो भी आपका पैराग्राफ है उसके अंदर उस तरह की स्टाइल, उस तरह के फॉर्मेट को ये अप्लाई कर देते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कुछ पहले से बने बनाए स्टाइल्स हैं, उनको अगर आप चाहें तो इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टाइल्स भी बने हुए हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल पैराग्राफ एंड स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शन थे और इसके ऑप्शन आपको मैंने 1 बाय 1 सारे के सारे कवर करा लिए। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम यूज करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा, वीडियो रहेगा, उसमें हम फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्शन वाला ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो होम रिबन रहेगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम काफ़ी कुछ इसमें समझ चुके होंगे कि भाई होम रिबन में हमने क्या क्या सीख लिया। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्शन करेंगे तो इसमें हम रूलर्स वगैरह के बारे में एंड स्क्रॉलिंग वगैरह, स्क्रॉल बार्स जो होते हैं उसके बारे में, और जो स्टेटस बार होता है इसके बारे में भी हम समझ लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे एक एक ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आगे चल के हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना होता है तो हम एक एक ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आधी अधूरी नॉलेज अगर हम लेंगे तो उसमें क्या होगा कि काफ़ी अच्छे तरह से वर्क करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज के टाइम में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप प्रोफेशनल वर्क करना सीख लो। अगर आपको प्रोफेशनली वर्क करना आता है, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में आता हो, तो लेकिन प्रोफेशनली आना चाहिए। आधी अधूरी नॉलेज या थोड़ा सा नॉलेज लेके अगर आप वर्क करना शुरू करोगे तो आप एक बहुत ही बेहतर वर्क नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत बेहतर वर्क नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर कोई जानता है वर्ड के बारे में। अगर आप 50 लोगों से बात करोगे तो सभी को वर्ड के बारे में लगभग थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। अगर आप डॉक्यूमेंट बनाने की बात करोगे तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वो बना ही लेंगे। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल वर्क करने की बात कहोगे तो प्रोफेशनल वर्क करने वाले लोग बहुत कम होंगे। तो आजकल ऑफिसों में या डिपार्टमेंट में कहीं पर भी अगर कोई काम करता है तो वहाँ पर ज़्यादातर रिक्वायरमेंट रहती है प्रोफेशनल वर्क करने की, जो एक स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकता है। और स्मार्ट तरीके से वर्क और प्रोफेशनल वर्क वही कर सकता है जो थोड़ा सा डीपली नॉलेज रखता हो। अदरवाइज नॉर्मल काम तो कोई भी कर लेगा। तो इसके लिए आप इसकी डीपली नॉलेज के लिए मैं 1 बाय 1 ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज होते चले जाए। उसके बाद जब ये आपका एक प्राइमरी लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो इस एडवांस लेवल में जैसे हम जाएंगे तो एडवांस लेवल के काफ़ी एडवांस वाले वीडियोज़ भी हम बनाएंगे ताकि आपको एडवांस ऑप्शन के बारे में भी पता चल जाए। फिलहाल हम ऑप्शंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। जितने भी वीडियोज़ हमारे बनते चले जाएंगे, हर एक ऑप्शन में अलग अलग वीडियोज़ बनेगा, तो इससे हमें थोड़ा सा कवर करने में आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। आज का वीडियो यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इसमें नए हैं तो आप पुराने वीडियोज़ में बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोज़ दिए हुए हैं तो आप उनको वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कंटिन्यूसली जो भी नए वीडियोज़ हैं, बेल आइकन दबाओगे तो उसमें क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।